पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वू टाई वांग के पास आ चुका था ताकि वहां पर आने के बाद वो उसे मना सके कि यहाँ पर जो 4 अलायंस सेक्ट के अंदर इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है ब्लड टेरिटरी के सेक्ट वालों की वजह से, उसमें उसका साथ दे सके। वांग यहाँ पर इस चीज के लिए उसे मना कर देता है क्योंकि अभी वो बिला वजह किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन उसके मना करने के बाद वहाँ पर कुछ बदमाश लोग आ जाते हैं जो सभी यहाँ पर वांग से बदला लेने के लिए आए थे कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों को मना करने की। उन सभी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक वांग के ऊपर करने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही उन तीनों के तीनों नेटसेस 100 लेवल के कल्टीवेटर ने अपनी स्वॉर्ड को समन कर लिया था, वांग वहां पर कह रहा होता है यार 30 सालों तक के मैंने अभी किसी की जान नहीं ली, मेरी पूरी बदन की हड्डियां ना एकदम अकड़ चुकी है, मन तो बहुत ज्यादा कर रहा है किसी की जान लेने का, तो लगता है कि यहाँ पर से आज शुरुआत करनी होगी। इसके बाद वांग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से जो स्वॉर्ड यहाँ पर उसके घर के ऊपर गिरने वाली थी उस स्वॉर्ड को वहां पर चकनाचूर कर देता है। वो जो बड़ी वाली स्वॉर्ड थी लाखों स्वॉर्ड से मिलकर बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही वांग के रेड लाइटनिंग का अटैक उस बड़ी वाली स्वॉर्ड पे लगा, उस स्वॉर्ड के अंदर से जो लाखों स्वॉर्ड थी वो सभी अलग अलग हो जाती है। इस वजह से वो स्वॉर्ड वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तीनों के तीनों कल्टीवेटर दंग रह जाते कि अरे बाप रे ये क्या हुआ यहाँ पर। इसके बाद वहां पर वांग आ जाता है जो कि अभी जैसे ही बूढ़ा लग रहा था उसने थोड़ा फाइट करने के लिए अपना हुलिया चेंज कर लिया होता है ताकि फाइट के दौरान वो थोड़ा हैंडसम और स्मार्ट तो लगे। इसके बाद वो जवान होने के बाद वहां पर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि बड़े आराम से इनका यहाँ पर खेल खत्म कर सके, क्योंकि 30 साल से सो रहे मॉन्स्टर को जो इन लोगों ने जगा दिया था अब वो तो उनके ऊपर कहर बनकर बरसेगा ही। वांग के वहां पर आने के बाद उसका ऑरा का प्रेशर ही इतना ज्यादा था कि कोई वहां पर हिल तक नहीं पाता। इसके बाद वांग वहां पर जितनी भी स्वॉर्ड के टुकड़े उड़ रहे थे उन सभी की सभी स्वॉर्ड के टुकड़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वो लोग वहां पर वांग से कह रहे थे कि आखिर तू कौन है, यहाँ पर तो एक बूढ़ा रहता था ना, तू जवान कैसे हो गया। वांग कहता है मैं वो हूँ जिसके साथ ना तुम्हें अपने सपने के अंदर भी पंगा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जब तुमने गलती कर दी है तो सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वांग उनकी ही स्वॉर्ड को वहां पर कंट्रोल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। 2 बंदे को तो चुटकियों में खत्म करते हुए वहां पर वांग ने उनके अंदर से उनकी नेटसेस सोल को घसीट कर बाहर निकाल लिया था और निकालने के बाद वो उसे वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। एक जो बचा हुआ था वो अपना एकदम ज्यादा घबरा चुका था, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सामने वू टाई आ जाता है जो उस बंदे से कह रहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारी कबर खोद के पहले से ही रख दिए, अब बचकर कहाँ भाग रहे हो। वू टाई वहां पर उस बंदे को पकड़ते हुए कहता है कि तुमने ब्रदर वांग से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, तुम यहाँ पर ब्रदर वांग को मारने के लिए आए थे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूं सपने में भी नहीं। इतना कहने के बाद वू टाई ने वहां पर उस बंदे की भी जान ले ली थी। तीनों के तीनों यहाँ पर खत्म हो चुके थे। जिसके बाद वांग वहां पर नीचे आ जाता है और वापस से खुद को बूढ़ा बना लेता है ताकि उसे जवान में कोई देख ना ले। वू टाई वहां पर वांग से कह रहा था कि वांग आपको ना यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को मारने का इल्जाम मैं खुद पे लेता हूँ, कुछ भी आगे सवाल होगा तो मैं ही जवाब दूंगा कि मैंने ही इन तीनों को मारा है, आप बेफिक्र यहाँ पर रह सकते हैं। वांग के जाने के बाद वू टाई अपने मन में कह रहा था कि मैं लाइफ में कभी भी इस वांग जैसे बंदे से दुश्मनी नहीं लूंगा, इसके साथ मैं दोस्ती बना के रखूंगा ना, उसी में मेरी भलाई है, वरना ये खड़े खड़े मुझे चीर देगा, मुझे पता तक नहीं चलेगा। वांग जैसे अपने घर के अंदर आया था वहां पर ओल्ड मैन आ जाता है जो वांग से कह रहा था कि अरे लगता है मैंने यहाँ पर ना कुछ लड़ाई वगैरह की आवाज सुनी, उस वजह से मेरी नींद खुल गई, इसी वजह से मैं भागा भागा यहाँ पर देखने के लिए आया कि यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन मेरे आने से पहले तो सारा मामला ठंडा हो गया। इतनी अच्छी फाइट देखने का मौका मिल रहा था लेकिन मैंने उसे मिस कर दिया। वांग अपने पास से वही स्पिरिचुअल वाटर की बोतल निकालता है, ओल्ड मैन को देते हुए कहता है कि लो इसे पी लो, ये आपकी बॉडी को गर्म करने में मदद करेगा। ओल्ड मैन वांग से कह रहा था कि अरे वाह बड़ा मेरा ख्याल आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वो अपने पास से चिकन निकालकर वहां पर खाना शुरू कर देता है। खाते खाते वो वांग से ये भी कह रहा था कि तुम्हारा तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच करने का जो सफर है ना, ऐसा लग रहा है कि बस वो कुछ कदम ही दूर है। अभी तो वैसे भी तुमने देखा होगा कि यहाँ पर कितना बड़ा वॉर का माहौल चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ना इस वॉर के माहौल का तुम्हें फायदा उठाना चाहिए और फायदा उठाते साथ ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया ना तो क्या पता इस वॉर की वजह से तुम्हें भी आगे चलकर कोई नुकसान हो जाए और तुम इनके हाथों हो सकता है कि मारे भी जा सकते हो, इसलिए तुम्हारे पास पावर तो होनी ही चाहिए ना। वांग वहां पर ओल्ड मैन से कहना था कि मैं यहाँ पर बस एक चीज जानना चाहता हूँ कि आखिर ब्लड टेरिटरी जो है उसने यहाँ पर हमला क्यों किया, ये वॉर आखिर स्टार्ट किस लिए हुई है। वू टाई ने मुझे नहीं बताया, हो सकता है कि आपको इसकी वजह मालूम हो। ओल्ड मैन बताता है कि इस कंट्री ने ना ब्लड टेरिटरी के अंदर घुसकर वहां से वो फर्नेस चुरा लिया था, जिस वजह से ना ब्लड टेरिटरी के लोग बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं और वो लोग
इस 4 अलायंस को खत्म करने के बाद इनसे वो फर्नेस हासिल करना चाहते हैं। ये सुनकर वांग को याद आता है कि अरे हाँ, ये तो वही फर्नेस है ना जिसके बारे में वू टाई मुझे बात कर रहा था, जिसके पीछे मिस्टर जू भी पड़ा हुआ था। ये लोग यही फर्नेस की बात कर रहे थे। ओल्ड मैन वहाँ पर वांग को बता रहा था कि वो जो फर्नेस है ना वो कोई मामूली चीज नहीं है, जो भी अगर उसे अपने हाथ में लेना तो वो एक चाबी की तरह है जो तुम्हें इमॉर्टल रेल्म के अंदर पहुंचा सकती है। वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जहाँ पर हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। ऐसा ही यहाँ पर सिर्फ एक फर्नेस नहीं है बल्कि ऐसे 4 फर्नेस है, 4 अलग अलग एलिमेंट की पावर के। विंड हो गया, रेन हो गई, थंडर हो गया और लाइटनिंग हो गई। इन चारों की पावर का अलग अलग फर्नेस मौजूद है। वांग कहता है अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये सारे के सारे लोग उस फर्नेस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि फर्नेस एक ऐसी दुनिया में जाने की चाबी है जहाँ जाकर कोई भी अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सकता है। ओल्डमैन वहाँ पर बता रहा था कि जो इमॉर्टल रैम है ना पहले बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह हुई करती थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बैटल हुआ जिसके अंदर सारे के सारे लोग मारे गए। लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, वो जगह पूरी तरह से एम्प्टी है। स्पिरिचुअल ऑरा तो वहाँ पर मौजूद है लेकिन वहाँ अब कोई लोग नहीं मौजूद है। वांग ये सुनकर एकदम हैरान रह चुका था कि क्या सब के सब मर गए, कोई भी जिंदा नहीं बचा, इतना खतरनाक बैटल था क्या वो। ओल्डमैन बताता है हाँ सच कह रहा हूँ, अगर एंशिएंट इमॉर्टल रैम जो है अभी तक के पहले जैसा रहता ना तो तुम्हें यहाँ पर पावरफुल कल्टिवेटेड दुनिया में दिखाई देते क्या, सारे के सारे लोग वहीं पर जाकर रह रहे होते हैं। लेकिन वहाँ जो बैटल हुआ उसी में सब कुछ खत्म हो गया वहाँ का। वांग वहाँ पर ओल्डमैन से कहता है चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात की वो जो इमॉर्टल वर्ल्ड है वहाँ पर बैटल हुआ और सब लोग खत्म हो गए। तो जब इमॉर्टल रैम जो है वो वहाँ पर खत्म हो चुका है तो लेकिन अब यहाँ पर लोग उस फर्नेस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इमॉर्टल रैम के खत्म होने के बाद लोग तो वहाँ पर जाकर उनका कोई फायदा ही नहीं होगा ना, तो लोगों को वहाँ पर जाने के लिए फर्नेस की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ओल्डमैन बताता है कि देखो अगर कोई जगह बर्बाद हो जाती ना तो वहाँ पर की हर एक चीज गायब नहीं हो जाती। माना कि जो इमॉर्टल रैम है वो बर्बाद हो चुका है लेकिन वहाँ पर जो पहले वो हुआ करता था ना सही सलामत, वहाँ की जो कमाल की चीजें थी, स्पिरिचुअल चीजें हो गई, वेपन हो गई या और भी अच्छी अच्छी चीजें हो गई, वो सारी की सारी अभी भी वहाँ पर मौजूद है। कोई भी जाए तो वहाँ की स्पिरिचुअल पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है, वहाँ के वेपन वगैरह का भी वो इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट चीज इमॉर्टल रैम की ये है कि वहाँ का वो वाला स्पिरिचुअल ऑरा अब भी मौजूद है जो एक नॉर्मल इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू करवा सकता है। हम माना कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के ऊपर वाला जो बंदा है वो वहाँ पर जाएगा तो अपनी कल्टीवेशन पावर नहीं इंक्रीज कर पाएगा, लेकिन जैसे कि तुम हो, अगर तुम यहाँ से इमॉर्टल रैम के अंदर गए ना तो वहाँ पर जाने के बाद वो जगह तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू जरूर करा सकती है। जो सुनकर वांग एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था वो ओल्ड मैन का शुक्रिया करते हुए कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी अच्छी जानकारी दी। ओल्ड मैन कहता है बस यार कितना मेरी तारीफ करोगे, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, तुम्हारी बातों से तो मुझे शर्म आ गई। वैसे हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास इसलिए आया था, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में बताऊंगा तो उसके बदले तुम मेरी मूर्ति बनाओगे। तो बताओ मेरी मूर्ति कहाँ है, अभी तक तुमने क्यों नहीं बनाई उसे। मैं अपनी बंदी को देना चाहता हूँ, वो बहुत प्यारी है, मेरी मूर्ति को देख कर ना उसके मुंह में तो पानी आ जाएगा। वांग कहता है जैसा आपने मुझसे करने कहा था मैंने बहुत बार आपकी मूर्ति बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक के आपकी कल्टीवेशन लेवल के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए मैं परफेक्ट तरह से आपकी मूर्ति नहीं बना पा रहा था। मैंने कुछ ट्राई किया है, आप देखना चाहे तो उसे देख सकते हैं। वांग वहाँ पर एक मूर्ति ओल्ड मैन की उसे दिखाता है, जो मूर्ति तो ओल्ड मैन को पसंद आ चुकी थी। वो कहता है कि अरे वाह बढ़िया, उतनी बुरी भी नहीं है, लगता है ना कि तुमने बहुत अच्छे से और मेहनत से इसे बनाया है। चलो मान लिया कि जितना मैं रियलिटी में खूबसूरत दिखता हूँ उतनी खूबसूरत मूर्ति नहीं बनी है, लेकिन तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ओल्ड मैन कहता है तुम्हें मेरी बात ढंग से तो याद है ना, इस पहली वाली को तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी तुम्हें 99 और बनाना है। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें मेरी 100 मूर्तियां बनानी है, मैं अपनी 100 गर्लफ्रेंड को देना चाहता हूँ, मैं सबको एक एक मूर्ति दूंगा ताकि सभी मुझे याद रख सके। तो तुम्हें अभी मेरी 99 और मूर्तियां बनानी है, उसे और अच्छे से बनाना, इससे भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए वो। तुम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लोगे ना तब भी इस बात को याद रखना, मैं कभी ना कभी तो तुम्हारे पास आऊंगा और पूरी की पूरी 100 को एक साथ लेकर जाऊंगा। वहाँ कहता है ठीक है ओल्ड मैन, मैंने आपसे जब वादा किया है तो मैं ये वादा आपका जरूर निभाऊंगा, मैं पूरी बची हुई 99 आपके लिए बनाकर रख दूंगा। ये सुनकर ओल्ड मैन खुश हो जाता और वो वहाँ से जाते हुए वांग से कह रहा था कि देखो आजकल का जो ये वॉर चल रहा है ना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल कंट्री लोग भी है, वहाँ के कल्टीवेटर भी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो जरा तुम ना अपना खुद का अच्छे से ख्याल रखना कि कहीं तुम इस वॉर के अंदर बिना मतलब के ही पिस ना जाओ। मैं बस तुम्हें यहाँ पर वार्निंग दे सकता था तो जो कि मैंने दे दी है। और इतना कहने के बाद ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। ओल्ड मैन के जाने के बाद वांग अपने कमरे से बाहर निकलता है और आसपास का नजारा देख रहा था, जो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। बाहर निकलने के बाद वांग यहाँ पर कह रहा था कि मॉर्टल चीज जो कि नॉर्मल होती है उस का एक न एक दिन खत्म होना लिखा ही होता है। जैसे कि इस गाँव को ही देख लो, आधा से ज्यादा गाँव बर्बाद हो गया। उसी तरह से अगर मैं कल्टीवेटर नहीं बना होता तो मैं बचपन में पैदा होता, बड़ा होता और मर जाता, जैसा कि दालियों के फादर के साथ हुआ उसके साथ भी होगा और उसके बच्चे के साथ भी होगा। इसी तरह से ये साइकिल हमेशा से चलता रहता है। इसके बाद वांग अकेले बैठ के सबसे पहले उसकी मूर्ति बनाता है जो उसका सबसे
सबसे पहला मास्टर हुआ करता था। पहली बार सेट में आने के बाद यही मास्टर उसका बना था, जो कि सबसे घटिया आदमी था। वांग आज तक के जितने भी लोगों से वो मिला था सबकी एक बाई एक लाइन से मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है, ताकि वो अपने पूरे के पूरे जिंदगी के 400 साल के सफर को याद कर सके। वो इन चीजों को करने के बाद अपना लाइफ और डेथ का जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है उसे प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, ताकि जब वो हर एक मेमोरी याद कर लेगा तो उसने कितने लोगों को मरते हुए देखा, कितने लोगों को जिंदा होते हुए देखा, कितने लोगों की उसने खुद जान ली। इस वजह से उसे आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाने का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा, और हो सकता है कि ये करने के बाद वो खुद का आर्टिस्टिक कंसेप्शन भी लाइफ और डेथ वाला बना ले। इसलिए वांग ने अपनी 400 साल की मेमोरीज को यहाँ पर याद करना शुरू कर दिया। तब वो लाइन लगा देता है अनगिनत वहाँ पर मूर्तियों की। आज तक की जितनी भी बैटल वांग ने लड़ी थी, यहाँ तक कि फूजियान हो गया, उसका पोता हो गया जिससे उसने मार दिया था, हर एक इंसान को वो याद कर रहा था। वो इतनी मूर्तियां वहाँ पर बना देता है कि मूर्तियों का पूरा एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ बन चुका था। अनगिनत उसके अंदर मूर्तियां समाई हुई होती है। वांग यहाँ पर कह रहा था कि इन 400 साल की मेमोरी ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से सिखा दिया है कि आखिर लाइफ क्या होती है और डेथ क्या होती है। उसके बाद वो जितनी भी मैं वहाँ पर मूर्तियां बनाकर रखा था, सभी की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो सारी की सारी मूर्तियां एक बड़ा ही आर्टिफैक्ट जैसे चीज बना रही थी। उस आर्टिफैक्ट को वांग अपने अंदर ही समा लेता है, जिसे समाने के बाद उसे उसकी 400 साल की मेमोरी एक बार फिर से अच्छी तरह से रिकॉल हो चुकी थी। यही चीजों को याद करते हुए वांग बिल्कुल गांव में अकेला आगे बढ़ते जा रहा था। वांग वहाँ पर कह रहा था कि ये दुनिया सिर्फ इमॉर्टल और कल्टीवेटर के लोगों के लिए ही नहीं बनी कि वो लोग आए और दूसरे किसी इंसान को मार दे। ये दुनिया हर एक वो इंसान के लिए बनी है जिसके अंदर सांसें हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मॉर्टल हो, या फिर चाहे वो कल्टीवेटर क्यों ना हो। दुनिया हर एक इंसान के लिए बनी हुई है। उसे वो दिन भी याद आने लगता है जब वो पहली बार इस गांव के अंदर आया था और उसे वहाँ पर दालियो दिखाई दिया था, जो कि उस टाइम बहुत ही छोटा सा था। वो अपने 400 साल की मेमोरी को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अपना लाइफ और डेथ वाला आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना सीख रहा है, जिसमें वो कामयाब भी होने वाला है। बिल्कुल ही एकदम वांग वहाँ पर इमोशनल हो चुका था इन सारी चीजों को याद करते हुए, क्योंकि 400 साल उसने पहले बिताए थे और 30 साल करीब यहाँ पर इस गाँव के अंदर बिताए। 30 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है कुछ मेमोरीज को कलेक्ट करने के लिए। इसी वजह से वो पूरे गाँव के साथ इतना अच्छे से घुल मिल चुका था कि जैसे कि वो उसी का गाँव हो। पूरे गाँव का हर एक इंसान उसे यहाँ पर याद था। वांग वहाँ पर एकदम जोर से जमीन पे कदम रखता है कि उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलने लग गया था। वांग यहाँ पर कहता है कि 30 साल की जिंदगी ने मुझे सिखा दिया कि आखिर जीना किसे कहते हैं और मरना किसे कहते हैं। जैसे जैसे वो आगे कदम बढ़ा रहा था, उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वांग यहाँ पर अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना सीख चुका है। हर एक कदम के साथ उसका वहाँ पर हुलिया चेंज होते जा रहा था और वो अब बिल्कुल एकदम नए लुक में आ गया होता है। अभी कंफर्म तो नहीं बताया गया, लेकिन जहाँ तक के लगता है कि वांग ने यहाँ पर अपना लाइफ और डेथ वाला आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना सीख लिया, तभी यहाँ पर उसका बिल्कुल एक नया सा लुक आ गया होता है, क्योंकि वो अब लाइफ और डेथ के कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुका था। इसके बाद वांग वहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट करता है और उसे एक्टिवेट करने के बाद वो वहाँ से उड़कर चला जाता है, क्योंकि अब उसका यहाँ पर गाँव में आने का मकसद पूरा हो चुका था। वो यहाँ पर आने के बाद खुद को एक मॉडल इंसान में ढालना चाहता था, ताकि वो एक्सपीरियंस जान सके कि आखिर मॉडल इंसान के तरह जीने का एक्सपीरियंस क्या होता है। 30 साल के अंदर वो समझ चुका था, तो अब उसकी नॉलेज अच्छी खासी उसे हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हम एक झोपड़ी का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन लोगों को रखा गया था जिन्हें बर्फ साफ करने का काम दिया गया है। वहाँ पर दालियो और उसके और भी साथी होते हैं। दालियो वहाँ पर कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि अंकल वांग किस हालत में होंगे, लेकिन उन्होंने जो मुझे ये लकड़ी का टुकड़ा दिया था वो बहुत कमाल की चीज थी। इसी वजह से आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से अंकल वांग के पास वापस चले जाऊँ और इस बुढ़ापे के टाइम पे मैं उनका सहारा बनूं और उन्हें आगे से कोई भी काम करने ना दूं। मैं उनकी खिदमत करूंगा। दालियो के बाजू में जो बैठा हुआ बंदा था, जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार लग रहा था, बर्फ को साफ करते हुए वो कह रहा था कि मैंने सुना है ना कि यहाँ से जो बाजू वाली कंट्री है ना, वहाँ पर बर्फ वगैरह नहीं गिर रही। अगर हम लोग यहाँ से माइग्रेट करते हुए वहाँ पर चले गए ना, तो हम लोग की जान बच सकती है, वरना मुझे नहीं लगता कि अगर हमने कुछ और टाइम यहाँ पर गुजारा तो हम जिंदा बच पाएंगे। जिसके बाद दालियो वो बंदा वहाँ पर रात को सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह उठकर दालियो की आंख खुलती है, उसे सदमा लग जाता है, क्योंकि रात में जो बंदा उससे बातें कर रहा था सुबह में वो मर चुका था। ठंडी का इतना गहरा असर उसके ऊपर पड़ा कि उसकी जान निकल गई। दालियो के पास वांग का दिया हुआ लकड़ी का टुकड़ा था, इस वजह से वो तो बच गया, लेकिन उसका साथी वहाँ पर नहीं बच सका। वहाँ पर मौजूद सारे लोग उस बेचारे बंदे को मरा हुआ देखकर एकदम ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी घर में सिपाही आता है, सारे लोगों से कहता है कि यहाँ खड़े खड़े कितनी बर्फ पड़ी है, बाहर जाकर उसे साफ करना नहीं है क्या? जल्दी जाओ उसे साफ करो। इसलिए बेचारे सारे लोग डर के मारे दोबारा से बर्फ साफ करने के काम पर चले जाते हैं। लेकिन दालियो घबरा चुका था कि यहाँ पर उसका साथी मर गया, तो उसकी वाइफ जो है वो किस हालत में होगी। वो उसी बर्फ के अंदर भागते हुए अपनी वाइफ को आवाज लगा रहा था कि तुम कहाँ पर हो। चारों तरफ वो उसे ढूंढ रहा था कि कहीं उसकी वाइफ की हालत गड़बड़ ना हो गई हो। साथ ही वो वांग को भी आवाज लगा रहा था कि अंकल वांग आप कहाँ पर हो, आप ठीक तो हो ना? मैं आ रहा हूँ आपको ढूंढने के लिए, आपको
कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ से हम सबको बाजू वाली कंट्री में ले जाऊंगा, वहां जाने के बाद हम सब एकदम सेफ रहेंगे। पर तभी बर्फ के अंदर उसे कई सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं जो सभी काम करते करते बर्फ के अंदर ही जमकर मर चुके थे। उन्हें मरा हुआ देखकर तो दालियो एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है। हर तरफ मरे हुए लोगों का ढेर था वहाँ पर, ऐसा लग रहा था कि ये जगह पूरी कब्रिस्तान है, अनगिनत लाशें वहाँ पर पड़ी होती है। दालियो को तो वहाँ पर एकदम सदमा लग जाता है, वो जोर जोर से वहाँ पर चिल्लाकर रोने लग गया था कि नहीं, कैसे भी करके मैं अपने परिवार को इस जगह से बाहर ले जाकर ही रहूंगा, यहाँ पर मेरा परिवार ऐसे नहीं मर सकता। जब दालियो ऐसा सोच ही रहा था कि उसके आसपास एक रेड कलर का ऑरा फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वांग आ रहा है जो दालियो को समझाने के लिए आ रहा होगा। और कुछ ही देर बाद वांग वहाँ पर आ जाता है जो कि एकदम ज्यादा जवान और बिल्कुल हट्टा कट्टा लग रहा था। वो दालियो के सर पे हाथ रखता है, उसके हाथ रखते साथ ही उसका स्पिरिचुअल ऑरा दालियो के अंदर जा चुका था। ऐसा महसूस करते साथ ही दालियो को ऐसा लगता है कि उसके पीछे अंकल वांग है, क्योंकि वो प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा था कि ऐसी प्रेजेंस तो मुझे तभी आती थी जब मेरे आसपास अंकल वांग होते थे। पर जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है उससे तो एकदम गहरा सदमा लग जाता है कि यहाँ पर अंकल वांग जैसा ही लग रहा था उसे, लेकिन वो अंकल वांग नहीं बल्कि तो कोई एकदम जवान और हट्टा कट्टा बंदा है जो कि इतना ज्यादा खूबसूरत है, उसके अंदर से इतना ऑरा निकल रहा है कि दालियो की आंखें वहाँ पर चौंधिया रही होती है। वांग वहाँ पर दालियो से कह रहा था कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे तुम समझ रहे हो, हाँ मैं वही हूँ। इसके बाद वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दालियो को वहाँ पर बेहोश कर देता है। वांग यहाँ पर दालियो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे सभी को निकाल कर दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए आया हुआ था, ताकि पहले वो यहाँ पर इन सभी को बचा ले, उसके बाद जो उसके दुश्मन होंगे उन सभी का वो बैंड बजाएगा। कुछ देर बाद जब दालियो की आंख खुलती है तो वो अपने आप को दूसरी कंट्री में पाता है जहाँ पर बर्फ वगैरह कुछ भी नहीं गिर रही थी, और उसी के बाजू में उसकी वाइफ भी होती है, जिसे देखकर तो दालियो एकदम दंग रह चुका था कि अरे ये मैं कौन सी जगह पर आ गया, ये जगह तो बिल्कुल शांत और एकदम अच्छी है। यहाँ पर उसे अपनी वाइफ को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो चुकी थी, और उसी के सामने उसका बेटा भी खड़ा हुआ था। उसकी कंट्री का जो प्रोटेक्शन शील्ड था उसके बाहर वो तीनों के तीनों आ चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हम लोग तो यहाँ पर अचानक से बेहोश हुए और आँख खुली तो हम लोग यहाँ पर हैं, हमें यहाँ पर कौन लेकर आ गया होगा। दालियो जैसे अपने सामने देखता है, वहाँ पर उसे एक थैला दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत सारा सोना था। ये सारा सोना दालियो और उसके परिवार वालों के लिए ही होता है, ताकि आगे चलकर जो नई कंट्री में वो लोग आए हैं यहाँ पर अपना गुजर बसर कर सके। सोने को देखकर दालियो समझ चुका था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि अंकल वांग का ही है। अंकल वांग असल में कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो एक इमॉर्टल थे जिन्हें मैं पहचान नहीं सका। उन्होंने ही हमारी मदद करके हमें गाँव से बाहर लेकर आया ताकि हमारी जान बच सके। वो तीनों की तीनों वहाँ पर जमीन पे सर रखते हुए वांग को यहाँ पर ग्रीट कर रहे होते हैं। उनके सामने वांग तो नहीं था, लेकिन वो उसके लिए ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया दिखा रहे होते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। वहीं दूर खड़े वांग जो होता है वो उन तीनों को ही देख रहा था। इन तीनों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर वांग को बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही होती है। वांग कहता है मैंने अब यहाँ पर काफी हद तक के एक्सपीरियंस को गेन कर लिया है, तो अब मुझे सिर्फ एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं 10 साल तक के एकदम अकेले में रहकर कल्टीवेशन कर सकूं। उस कल्टीवेशन के बाद मैं आसानी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच कर लूं। लेकिन मुझे यहाँ पर इतना अच्छा मौका मिला है इमॉर्टल रैम के अंदर जाने का, तो वो मैं मौका कैसे गवा सकता हूँ। लेकिन वो मौका हासिल करने के लिए मुझे सबसे पहले इस वॉर में कूद कर इनकी बैंड बजानी पड़ेगी, ताकि वो मुझे फर्नेस मिल जाए और उसके बाद मैं इमॉर्टल रैम के अंदर जा सकूं। इसलिए वांग सीधा का सीधा वहां से उसी वॉर के अंदर कूद जाता है ताकि सबका बैंड बजाते हुए पूरा वॉर ही यहाँ पर खत्म कर दे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।